आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री संदीप पाठक हैं हमारे साथ। इनसे बात करेंगे चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी कैसे कैंपेनिंग कर रही है, अरविंद केजरीवाल के न होने का कितना असर हो रहा है और इस चुनाव में उनके लिए क्या बड़े मुद्दे हैं, इसके बारे में। सर, सबसे पहले तो लोकसभा चुनाव में पहली बार अरविंद केजरीवाल नहीं हैं, आप लोग मैदान में उतरे हैं, कितना मुश्किल है? लग रहा है कि कुछ नुकसान हो रहा है या सुनीता केजरीवाल के जरिए भरपाई कर पा रहे हैं आप लोग? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी पहला इलेक्शन है जब हमारे आसपास फिजिकली मौजूद नहीं है। जेल में इन लोगों ने उन्हें डाल रखा है। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने हम सबको इतनी ट्रेनिंग ऑलरेडी दे चुके हैं कि हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, पार्टी है, ये पर्याप्त है इनसे निपटने के लिए, पहला। दूसरा, केजरीवाल सर का आशीर्वाद हमारे साथ है तो हमें उससे ताकत मिलती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो जेल जाके भी जिस लेवल का कैंपेनिंग वहाँ वो बैठे बैठे कर पा रहे हैं, वो संभवतः वो बाहर होते तो उस लेवल का नहीं हो पाता। तो जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार लिया है। तो कैंपेनिंग बहुत बढ़िया चल रहा है। दिल्ली में अभी तक हम लोकसभा के चुनाव में जीत नहीं पा रहे थे किसी भी कारण से। इस बारी ये जो ट्रेंड है वो ब्रेक होने वाला है और सातों की सातों सीटों पर बहुत अच्छी सिचुएशन लग रहे हैं और अच्छे नतीजे आएंगे। इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं आप लोग, इम्पोर्टेंट दिल्ली आप लोगों की सबसे मजबूत टीम यहाँ पे मौजूद है, 4 सीट पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष इस्तीफा दे देते हैं और वो कहते हैं कि वो गठबंधन करने के पक्ष में नहीं थे। आप लोगों के द्वारा जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसको लेके जिस तरह का उनका लेटर सामने आया, क्या लग रहा है कि ये सब डेंट करेगा, नुकसान होगा? देखिए, वैसे तो ये पूरा मामला कांग्रेस पार्टी का इंटरनल है और इस पे कांग्रेस पार्टी ही जवाब दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, आपने ये पूछा कि गठबंधन को लेकर उनके रिजर्वेशन थे, तो इस दौरान उनसे मिलने का भी मौका मिला था, बातचीत भी काफ़ी हुई थी। सबसे ज़्यादा अगर प्रोएक्टिवली एडवोकेट जो कर रहे थे गठबंधन का और साथ मिलके चलने का, तो वही कर रहे थे। अब बाकी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, जो भी उनकी परिस्थिति रही होंगी वो ईश्वर देख रहा है और जनता देख रही है। रहा सवाल क्या इसका फ़र्क पड़ेगा, इसका कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। देखो, इंसान, एक आदमी अगर ये सोचे कि वो इतना महत्वपूर्ण है कि सब कुछ उस पर निर्भर हो जाएगा और उसके कारण चीज़ें बिगड़ जाएगी, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है। संस्थाएं होती है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, पार्टी होती है और पार्टी, इंस्टीट्यूशंस, ये किसी एक व्यक्ति से बहुत बड़ा होता है। और अब तो जनता चुनाव लड़ रही है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है, वो खुद इस चुनाव में हिस्सेदारी में। तो एक आदमी के आने से, एक आदमी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, इस लोकसभा चुनाव में 2 मुद्दा जो सबसे इम्पोर्टेंट उठ रहा है, आप लोगों के द्वारा भी उठाया जा रहा है। एक तो संविधान बदलने की बात, संविधान की कॉपी लेके नेता जो है इंडिया अलायंस के वो रैली में जा रहे हैं। दूसरा ये कि आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। इस बात को लेके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनका एक फेक वीडियो वायरल किया गया, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। आपको लग रहा है कि ये मुद्दा है या एक बनाने की जो आप लोगों ने कोशिश की थी वो नेगेट हो जाएगा पुलिस के कार्रवाई के बाद? देखिए, कोई ऐसा मुद्दा बन नहीं सकता है जो मुद्दा ना हो। कुछ ना कुछ तो होता है, उसी के आधार पर मुद्दा बनता है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को आप उठाकर देखिए, इतने समय में जितनी उनके पास मेजॉरिटी थी, उस मेजॉरिटी के दम पर ये जो जो चीज़ें बदल सकते थे, इन्होंने वो सारी चीज़ें बदली हैं और व्यवस्थाओं को, संस्थाओं को कमज़ोर किया है। जितना ये कर सकते थे, इससे ज़्यादा संशोधन के लिए इन्हें और ज़्यादा ब्रूट मेजॉरिटी की ज़रूरत है। आप जैसे अभी तक इन्होंने देखोगे, दिल्ली को इन्होंने दिल्ली की जनता के हाथों से छीन कर अपने कब्जे में ले लिया। आप इलेक्शन कमीशन के चुनाव को ले लीजिए, आप चाहे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उनके जो हेड बना रहे हैं, उनमें जो चयन की प्रक्रिया को, विपक्ष को पूरी तरीके से हटाकर अपने हाथ पे सारी ताकत इन्होंने रख लिया है। तो जहां तक संभव था इस मेजॉरिटी से वो सारा कुछ कर गुजरे हैं ये, तो इसमें कोई नया बात नहीं है। तो अब अगर ये कहते हैं कि 400 पार, 500 पार, जितने भी पार, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनका टारगेट अब सीधे सीधे संविधान को बदलने का है और ये संभव है। रशिया एक देश है जहां पर पुतिन साहब प्रेसिडेंट है, वो अब उन्होंने ऐसे चेंज किया सारी चीज़ों को कि बार बार वही बदल रहा है। आप चाइना का भी उदाहरण, कई सारे देश है, आप उदाहरण ले सकते हो। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, संविधान
बदलने की क्षमता ये रखते हैं और इनको मेजॉरिटी, ब्रूट मेजॉरिटी 400 पार सिर्फ इसीलिए चाहिए। और इसका प्रमाण इनके पिछले कार्यकाल को देखकर आप कर सकते हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर संविधान बदलना है, कुछ संशोधन करना है, तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। उसमें तो 350 इनके पास था ही अभी, विपक्षी कुछ और सहयोगियों के साथ मिलके। तो सिर्फ संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा क्यों देंगे? और संविधान संशोधन ऐसा नहीं है कि मोदी के रेजिम में हुआ है, पहले भी हुआ है, कांग्रेस की सरकार थी तब भी संविधान संशोधन हुआ है समय के साथ। देखिए, दो चीज़ें होती है। पहली तो ये कि 300 350 सीट्स है तो संविधान बदलने के लिए इनके भी सारे जो घटक दल हैं सारे रेडी नहीं होंगे। तो ये कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं, ये अपने पास ही इतना रखना चाह रहे हैं कि कोई रहे ना रहे, जाए भाड़ में, इन्हें जो करना है वो करेंगे। तो इसके लिए इन्हें वो ब्रूट मेजॉरिटी चाहिए। भाई, आप ये कहते कि मुझे इतनी मेजॉरिटी दो, मैं स्कूल बनाऊंगा। ये कहते कि इतनी मेजॉरिटी दो, मैं किसानों के लिए उनका जो एमएसपी का वादा है वो पूरा करूंगा। ये कहते कि मुझे इतनी मेजॉरिटी दो, मैं आपके हेल्थ सिस्टम को ठीक करूंगा, देश को ऐसा बनाऊंगा। आपका विजन क्या है? और इतने दिन तक इतनी मेजॉरिटी जो आपने लिया है उसमें आपने क्या किया है? वो कहते हैं ना कि शुरू में ही पता चल जाता है कि आपके इंटेंशन क्या है। तो पिछले कार्यकाल से पता है कि आप क्या करने वाले हो, नंबर 1। नंबर 2, बाकी रहा सवाल संविधान, धीरे धीरे समय के हिसाब से उसमें इम्प्रूवमेंट, चीज़ें आती बनती बिगड़ती रहती है और चीज़ों को ठीक किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या चेंज किए अपने कार्यकाल में, वो देखने वाली बात है। इनके सारे संविधान में संशोधन या जो भी अमेंडमेंट ये लेकर आए हैं वो किसी संस्था को नुकसान या कमजोर करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है। आरक्षण का विषय बहुत ज़्यादा इस बार चुनाव में उठ रहा है। तमाम विपक्षी नेता, आप लोग भी ये कह रहे हैं कि आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसका आधार क्या है? इस पे अब बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हो रहे हैं। और अमित शाह के एक वीडियो को वायरल किया गया, उस पर पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। अब जो आपके इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनको नोटिस भेजा जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। देखिए, आजकल सोशल मीडिया ऐसा हो गया है कि कई बार सही और गलत पहचान में लोगों को मिस्टेक हो जाता है, बट ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। जो सच्चाई है, सत्य का पक्षधर होना चाहिए, सत्य के आधार पर ही अपना पक्ष रखना चाहिए, एक चीज़। लेकिन इलेक्शन कमीशन, अगर आप बात उठा ही लिए हैं तो मैं आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों आँख खुला रखो ना। एक आँख आप बंद रखे हो, दूसरा आँख आप खुला रखे हो। आपके पूरी दिल्ली में इन्होंने गलत तरीके से गंदे होर्डिंग लगवाए, इन्होंने केजरीवाल जी के। इलेक्शन कमीशन ने कुछ किया? नहीं किया। इलेक्शन कमीशन पे आप चिट्ठी लिखो, वो बोलेंगे जी हम 10 दिन में आपको बताते हैं, 10 दिन में ये अपना होर्डिंग का पोस्टर बदल देते हैं। ये तो गंदा खेल चल रहा है। ये तो इलेक्शन कमीशन की मर्यादा है, उनको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और देश में अगर ऐसी संस्थाओं में अगर विघटन होने लगे तो प्रजातंत्र निश्चित रूप से बहुत संदेहास्पद स्थिति में जाने लगती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बाकी इनकी सारी कारगुजारी भारतीय जनता पार्टी के सामने है, उस पर कोई नहीं है। इनके चुनाव का मुद्दा ही यही है, रिजर्वेशन रिजर्वेशन रिजर्वेशन। आरएसएस का आप पिछले 10 साल से इनके स्टेटमेंट्स आप निकालो। पिछले 10 आरएसएस का ऐसा नहीं होता है। आरएसएस अपना आइडिया बनाती है, एजेंडा बनाती है, फिर चुनाव लड़ती है, जीतती है और फिर अपने आइडिया और एजेंडा को धीरे धीरे बीजेपी के थ्रू इम्प्लीमेंट कराती है। और ये अपना समय लेते हैं, इनका प्रोग्राम होता है, इनका ईयरली प्रोग्राम। सारे प्रोग्राम में हर जगह इन्होंने ये क्लैरिफाई किया है कि भाई हम आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। चुनाव आता है, इनसे पूछोगे तो ये अपनी बात को पलटने लगते हैं कि भाई नहीं, हम आरक्षण को खत्म नहीं कर रहे। आप स्पष्ट करिए कि आपका आइडियोलॉजी क्या आरक्षण को खत्म करने वाला है, और अगर है तो उसको अपने छाती ठोक के बताइए कि क्या है, जनता और देश को जानना चाहिए। पीएम तो कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। तो आरएसएस और पीएम दोनों स्पष्ट करें इस चीज को कि वो क्यों जितने भी हमारे दलित भाईचारे हैं, समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, जो इकोनॉमिक रूप से भी पिछड़े हुए हैं, उन सब के खिलाफ क्यों रहते हैं, क्यों उनकी जो आधार इस समाज ने दिया हुआ है उसको क्यों खत्म करना चाहते हैं, वो उनको बताना है। सर, एक आखिरी सवाल। आपने इलेक्शन कमीशन पे बात की। आम आदमी पार्टी का कैंपेन सॉन्ग जो था वो लॉन्च किया गया आप लोगों के द्वारा, और उसके बाद उस पर आपत्ति दर्ज की गई। आप लोगों ने कहा कि इसको बैन कर दिया गया। चुनाव आयोग का ये कहना था कि हम इसमें सुझाव दिया था कि ये बदलाव का होना चाहिए। कैसे देखते हैं चुनाव आयोग के इस कार्रवाई को,
और क्या कुछ बदलाव की उम्मीद लग रही है उसमें कि हो पाएगा? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, मैं अगर अपने विपक्षी दल को अटैक नहीं करूंगा, उनकी कमियां नहीं निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं उनके गुणगान करूंगा? मैं अपने कैंपेन में क्या करूंगा? उनकी कमियां दिखाऊंगा और हमारे अच्छे किए काम को उजागर करूंगा। यही तो करना है। तो क्या चुनाव आयोग क्या चाहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी का गुणगान करें जैसे बाकी लोग कर रहे हैं? भाई, हम तो प्रजातंत्र में हमारा धर्म बनता है कि जो विपक्ष की आवाज है उसको सामने रखना। हम ये कह रहे हैं कि तानाशाही पे चोट करना है, तो तानाशाही पे तो चोट कर रहे हैं। किसी को ये क्यों लग रहा है तानाशाही मतलब बीजेपी है? अब दिक्कत ये है कि जो खुद होता है उसको पता चल जाता है कि ये मेरे को कह रहे हैं, मेरे को कह रहे हैं। तो ये अब उनकी भावना है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम तो तानाशाही पर चोट कर रहे हैं। अगर भाजपा को ये लगता है कि वही तानाशाही, सो बी इट, उसमें हमारी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू हमसे बात करने के लिए। डॉक्टर संदीप पाठक का ये कहना है कि इस चुनाव में जो भी, चाहे आरक्षण हो या संविधान बदलने की बात हो, वो आरएसएस और बीजेपी का जो पिछला रिकॉर्ड है, उनके द्वारा किए हुए काम है, उसके आधार पे कहा जा रहा है। और अगर बीजेपी मानती कि ये गलत है तो इसको ओन करना चाहिए और सामने आके बोलना चाहिए। कैमरामैन अजय नेगी के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।